इंदौर की उस शांत कॉलोनी में सुबह की हल्की धूप फैल चुकी थी। आम के पेड़ों की पत्तियों से छनकर आती किरणें रचना के कमरे की खिड़की से भीतर झांक रही थी। खिड़की के पास रखी छोटी सी मेज पर किताबें सजी थी, जिनके बीच एक डायरी खुली हुई थी। रचना उसी डायरी के पन्नों को यूं ही पलटते पलटते कहीं खोई हुई थी। रचना अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ यहीं रहती थी। साधारण सा घर, मगर संस्कारों और अपनापन से भरा हुआ। उसके पिता राम शरण शास्त्री सरकारी विद्यालय में अध्यापक थे। ईमानदार, सख्त, अनुशासन में विश्वास रखने वाले और सीमित आय में भी परिवार को आत्मसम्मान के साथ पालने वाले। ईमानदारी उनके व्यक्तित्व का आभूषण थी, लेकिन यही ईमानदारी घर की माली हालत के लिए अक्सर चुनौती बन जाती थी। माँ सविता देवी गृहिणी थी, जिनके हाथ में खाने में स्वाद कम, ममता ज़्यादा होती थी। छोटा भाई मोहित अभी कॉलेज में पढ़ रहा था और अपने सपनों के लिए आसमान नापने को तैयार रहता था। घर की माली हालत शुरू से ही कमज़ोर रही थी। इसी वजह से रचना ने पढ़ाई के दौरान ही तय कर लिया था कि जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, शादी का सवाल ही नहीं उठेगा। रचना ने बचपन से ही अभाव देखे थे, इसलिए उसने ठान लिया था कि वो अपने पिता के कंधों का बोझ नहीं बनेगी। कॉलेज के आखिरी साल में जब उसके लिए नौकरी का ऑफ़र आया था, तब पिता की आंखों में जो संतोष था, वही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि बन गया था। बेटा, आज तुम्हारी माँ का सिर गर्व से ऊंचा हो गया, पिता ने उस दिन कहा था। माँ ने चुपचाप उसके सिर पर हाथ फेर दिया, लेकिन उसकी नम आंखें बहुत कुछ कह गई थी। इंदौर की एक प्रसिद्ध आईटी कंपनी में नौकरी पाना उसके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। वो पिछले 3-4 सालों से न केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रही थी, बल्कि भाई की पढ़ाई और घर के छोटे मोटे खर्चों में भी हाथ बटा रही थी। अब नौकरी करते हुए 3-4 साल बीत चुके थे। समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया हो। उस दिन इंदौर की अलसुबह अपनी नमी और ठंडक के साथ रचना के आंगन में उतर आई थी। सूर्य की पहली किरण अभी बादलों की ओट में ही थी, लेकिन रचना के घर के पिछवाड़े बनी छोटी सी क्यारियों में जीवन जाग उठा था। रचना की नींद घड़ी के अलार्म से नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी से खुली। उसने अपनी चादर समेटी और खिड़की के पास खड़ी हो गई। वो उठी और अपने कमरे की खिड़की खोल दी। सामने के पार्क में लगे पेड़ों की सरसराहट उसे हमेशा सुकून देती थी, लेकिन आज उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। बाहर हल्का कुहासा था। रचना को प्रकृति से प्रेम था, मगर ये प्रेम महज शौकिया नहीं था। वो पौधों में अपनी आत्मा का अक्ष देखती थी। वो नीचे उतरी तो देखा मोहित अपनी मस्ती में था। वो फूलों के साथ वैसे ही खेल रहा था जैसे कोई खिलौनों के साथ खेलता है। रचना, जो अभी चोटी गूंद ही रही थी, अचानक हाथ रोककर खिड़की की ओर झपटी। मोहित रुक! रचना की आवाज़ में एक अधिकार था। मोहित के हाथ में एक आधा खिला हुआ ताजमहल किस्म का लाल गुलाब था। उसकी पंखुड़ियाँ पर अभी ओस की बूंदें ठहरी हुई थी, जो अब मोहित की उंगलियों के स्पर्श से ज़मीन पर गिर रही थी। वो चौंक कर पीछे मुड़ा। दीदी, आप तो डरा ही देती हैं। बस एक फूल ही तो ले रहा था। बस एक फूल? रचना उसके करीब आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प थी। तुझे पता है मोहित, इस पौधे को इस कली तक पहुंचने में मैंने कितनी मेहनत की है। 3 महीने से मैं इसकी मिट्टी बदल रही हूँ, इसे कीड़ों से बचा रही हूँ, और तूने एक पल में इसे इसकी माँ से अलग कर दिया। दीदी, आप भी ना। भगवान की पूजा के लिए ही फूल ही तो ले रहा हूँ। पूजा भाव से होती है मोहित, दिखावे से नहीं। तूने उस गुलाब की टहनी तोड़ ही दी जो कल ही खिलना शुरू हुई थी। तुझे पता है एक कली को फूल बनने में कितनी ऊर्जा लगती है? सविता देवी रसोई से निकली। उनके हाथों में आटे की खुशकी लगी थी। उनके चेहरे पर वही चिर परिचित सादगी और थकावट भरी मुस्कान थी। माँ, देखो ना, मोहित ने फिर वही किया। मना किया था ना उसे। रचना की आवाज़ में एक टीस थी, जैसे फूल नहीं, उसका कोई अपना अंग टूटा हो। उन्होंने प्यार से मोहित के गाल थपथपाए और रचना की ओर मुखातिब होकर बोली, अरे बेटी, तू भी सुबह सुबह शुरू हो गई। वो भगवान को ही तो चढ़ाता है ना। देख तो सही, घर में कैसे भीनी भीनी सुगंध भर गई है। आखिर पूजा के लिए ही तो तोड़ा है। रचना आंगन में उतर आई। उसने मोहित के हाथ से फूल लेना चाहा, पर वो पीछे हट गया। रचना की आंखों में एक अजीब सा दार्शनिक दुख था। उसने अपनी माँ की आंखों में झांकते हुए कहा, मगर माँ, जब चमेली और मोगरे की बेलों में ढेरों फूल लदे हैं, तो इस बेचारे गुलाब को क्यों निशाना बनाना? इसमें तो मुश्किल से हफ्ते में 2-4 फूल आते हैं। मुझे तो ये फूल पौधों पर
लगे हुए ही जिंदा लगते हैं माँ। वहाँ वे हंसते हैं, यहाँ तो बस दम तोड़ते हैं। मोहित ने खिलखिलाकर कहा, दीदी आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैंने किसी का खून कर दिया हो। ये एक तरह की हत्या है मोहित। रचना का स्वर धीमा पर दृढ़ था। कितने दिन तक खिले रहते हैं ये डाल पर, लेकिन जैसे ही तुम तोड़ते हो एक दिन में मुरझा जाते हैं और अगले दिन कचरे के डिब्बे में होते हैं। क्या ये इन्हें समय से पहले मृत्युदंड देना नहीं है? माँ तुम ही बताओ। भगवान तो भाव के भूखे हैं, वे तो अगरबत्ती से भी प्रसन्न हो जाते हैं। भला अपनी ही बनाई इस कोमल रचना का ऐसा अंत देखकर उन्हें खुशी कैसे मिल सकती है? सविता देवी ने एक लंबी सांस ली। वे अपनी बेटी की संवेदनशीलता को जानती थी, पर उन्हें दुनियादारी की चिंता सताने लगी थी। उन्होंने थाली मेज पर रखी और रचना के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। रचना बेटी, इतना मोह मत पाल इन बेजान पौधों से। अब तू कुछ ही दिनों की मेहमान है इस घर में, छोड़ ना। फिर तो तुझे ससुराल की बागडोर संभालनी है। विवाह में दिन ही कितने बचे हैं। जब तू ससुराल चली जाएगी तो इन पौधों की इतनी देखरेख कौन करेगा? ना मैं इतनी फुर्तीली हूँ। अब अपने उस घर जाकर ही अपनी बगिया सजाना जहाँ तुझे जीवन भर रहना है। रचना का गला भर आया। तो क्या मेरे जाते ही ये आंगन वीरान हो जाएगा? क्या मेरा अस्तित्व यहाँ सिर्फ एक माली का था? नहीं पगली, माँ ने प्यार से कहा। बेटी तू बहुत भावुक है, ये दुनिया भावुकता से नहीं चलती। अब देख तेरी शादी की तारीख तय हो गई है। 15 दिन बाद तू यहाँ नहीं होगी, तब इन पौधों को कौन देखेगा? मोहित तो अपनी पढ़ाई में व्यस्त है, तेरे पिताजी स्कूल चले जाते हैं और मुझे अब घुटनों का दर्द रहने लगा है। बात यह है कि तुझे अब अपना असली घर सजाना है। ससुराल जा, वहाँ अपनी पसंद के हजारों पौधे लगाना। अभिनव का घर अब तेरा घर है। अपनी सारी ऊर्जा और ममता अब वहाँ के लिए बचा कर रख। रचना का चेहरा जैसे बुझ सा गया। उसने भरे स्वर में पूछा, माँ तो क्या ये घर अभी से मेरे लिए पराया हो गया? क्या मेरी लगाई इन बेलों का अब कोई वारिस नहीं? सविता देवी ने उसका माथा चूमा। नहीं मेरी बच्ची, पराया नहीं हुआ, पर हकीकत ये है कि चिड़ियों को घोंसला बदलना पड़ता है। मैं तो बस इसलिए कहती हूँ कि तू इतनी मेहनत करती है, अपना पसीना बहाती है इन फूलों के लिए। कल को ना जाने कैसी बहू आए, वो इनका ध्यान रखे ना रखे तो तुझे दुख होगा। अपनी मेहनत वहीं करना जहाँ अपनापन और अधिकार स्थायी हो। रचना चुप हो गई। ससुराल और अपने घर की उस धुंधली सी कल्पना ने उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कुराहट ला दी। उसने सोचा, हाँ अभिनव का घर मेरा ही तो होगा। वहाँ मैं अपनी मर्जी से गुलाब उगाऊंगी और उन्हें कभी टूटने नहीं दूंगी। वहाँ जाके अपने ससुर जी के लिए खूब फल फूल उगाना। माँ क्या अभिनव के घर में इतनी जगह होगी कि मैं एक छोटी सी नर्सरी बना सकूं? माँ ने मुस्कुराकर कहा, जगह दिल में होनी चाहिए बेटी, घर तो अपने आप बन जाता है। रचना को तब नहीं पता था कि यह वाक्य कितना खोखला साबित होने वाला है। रचना ने हल्की सी सांस ली। ससुराल और अपने घर की कल्पना करते ही रचना के चेहरे पर एक कोमल सी मुस्कुराहट फैल गई। खिड़की से बाहर देखते हुए उसकी आंखों में अनगिनत सपने तैरने लगे। एक नया घर, एक नई जिम्मेदारियां और अभिनव के साथ एक साझा जीवन। माँ सच ही तो कहती थी, विवाह में अब दिन ही कितने रह गए हैं। यही सोचते सोचते वो भविष्य के सुनहरे सपनों में खो गई। रचना सुन रही है? माँ की आवाज़ ने उसकी तंद्रा तोड़ी। जी माँ, वो रसोई की ओर बढ़ते हुए बोली। सविता देवी आटे की लोई बनाते हुए बोली, आज फिर अभिनव के घर से फ़ोन आया था। कह रहे थे कि अगले हफ्ते शादी की खरीदारी के लिए बैठकर बात कर ले। रचना का दिल धक सा रह गया। इतनी जल्दी? उसने संकोच से पूछा। माँ मुस्कुराई। अरे पगली, जल्दी क्या है, तुम दोनों तो कब से तैयार बैठे हो, अब बस रस्मों का इंतज़ार है। उसी समय पिता अखबार मोड़ते हुए बोले, सविता रचना को ज़्यादा परेशान मत करो, अभी ऑफिस भी संभालती है। रचना ने पिता की ओर देखा। नहीं पापा, अब कोई परेशानी नहीं है, सच कहूँ तो अच्छा ही लग रहा है। पिता ने चश्मे से ऊपर उसे देखा। बेटा खुश रहना सबसे ज़रूरी है। अभिनव अच्छा लड़का है, मगर ससुराल एक नया संसार होता है, वहाँ समझदारी से कदम रखना। रचना ने सिर झुका लिया। जी पापा, मैं कोशिश करूँगी। शाम को ऑफिस से लौटते समय उसका मन अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। ऑटो की खिड़की से बाहर भागती सड़कें उसे उसके आने वाले जीवन की तरह लग रही थी। नए मोड़, नई दिशा। फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर अभिनव का नाम चमक रहा था।
हेलो रचना। दूसरी ओर से उसकी जानी पहचानी आवाज़ आई। क्या कर रही हो? बस घर लौट रही हूँ, रचना ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। माँ पापा शादी की बातों में लगे हुए हैं। अभिनव हंस पड़ा। तो अब तुम्हें डर लग रहा है क्या? डर नहीं, रचना ने कुछ सोचकर कहा, बस जिम्मेदारियों का एहसास हो रहा है। अभिनव का स्वर गंभीर हो गया। रचना, हम दोनों साथ हैं, घर नौकरी परिवार सब मिलकर संभालेंगे, तुम अकेली नहीं हो। उसके दिल को जैसे किसी ने सुकून से भर दिया हो। थैंक यू अभिनव, तुम्हारी यही बात मुझे हिम्मत देती है। घर पहुंचते ही छोटा भाई मोहित चिढ़ाने लगा। दीदी, अब तो आप पराए घर जाने वाली हैं, हमें भूल तो नहीं जाओगी? रचना ने उसके कान पकड़ लिए। अरे बदमाश, चाहे जहाँ रहूं तुम लोग मेरी जान हो। माँ ने प्यार से दोनों को देखा। बस यही अपनापन बनाए रखना बेटा, यही असली धन है। रात को अपने कमरे में लेटी रचना देर तक छत को ताकती रही। उसकी आंखों के सामने ससुराल का आंगन, नए रिश्ते और अभिनव के साथ बिताया हुआ भविष्य घूम रहा था। अब बस कुछ ही दिन, उसने खुद से कहा। धीरे धीरे उसकी पलकों पर नींद उतर आई, मगर दिल में उम्मीदों की रोशनी जलती रही, एक नए जीवन की शुरुआत के लिए तैयार। रचना उसी कंपनी में काम करती थी जहां अभिनव भी कार्यरत था। अभिनव संजीदा, समझदार और अपने काम के प्रति बेहद जिम्मेदार। शुरू में दोनों के बीच सिर्फ प्रोफेशनल बातचीत होती थी, लेकिन धीरे धीरे कॉफ़ी ब्रेक की छोटी छोटी मुलाकातें लंबी चर्चाओं में बदलने लगी। एक दिन ऑफिस की कैंटीन में अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा था, रचना, तुम हमेशा इतनी गंभीर क्यों रहती हो? जिंदगी सिर्फ टारगेट और डेडलाइन से बड़ी है? रचना ने हल्का सा हंसते हुए जवाब दिया था, और कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी जिम्मेदारियों से बड़ी नहीं होती। अभिनव। वो ही दिन था जब अभिनव ने पहली बार उसे ध्यान से देखा था। उसकी आंखों में आत्मसम्मान, चेहरे पर सादगी और बातों में ठहराव। धीरे धीरे ये रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ गया, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी दिखावे के। दोनों जानते थे कि ये प्रेम किसी फिल्मी कहानी जैसा नहीं, बल्कि समझ और सम्मान की नींव पर टिका है। अभिनव का सुलझा हुआ व्यक्तित्व और मृदु व्यवहार रचना को भा गया था। जब अभिनव ने शादी का प्रस्ताव रखा तो रचना ने साफ कह दिया था, अभिनव, मैं शादी के बाद भी नौकरी करना चाहती हूँ, मैं आत्मनिर्भर रहना चाहती हूँ। अभिनव ने उसका हाथ थामते हुए कहा था, रचना, मैं एक ऐसी जीवन संगिनी चाहता हूँ जो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले। मुझे वे स्त्रियां पसंद नहीं जो घर में बंद होकर रह जाती हैं। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा स्वाभिमान ही तुम्हारी पहचान है, और मैं इसे कभी नहीं छीनूंगा। तुम्हारी यही आज़ाद सोच तो मुझे पसंद है। मेरा घर तुम्हारा भी घर होगा, तुम्हारी तरक्की मेरी तरक्की होगी। रचना को लगा था कि उसे वो राजकुमार मिल गया है जिसकी तलाश हर आधुनिक लड़की को होती है। रचना, तुम जानती हो मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या लगती है? एक दिन कैफ़े में अभिनव ने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए पूछा था। क्या? तुम्हारा स्वाभिमान। आज की लड़कियां अक्सर समझौतों के लिए तैयार रहती हैं, पर तुम अपनी शर्तों पर जीती हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी जीवन संगनी ऐसी ही हो, आत्मनिर्भर और बेबाक। उन बातों ने रचना का दिल जीत लिया था। उसे लगा कि उसे एक ऐसा जीवन साथी मिला है जो उसकी पहचान का सम्मान करेगा। शादी की तैयारियां शुरू हुई। रचना के पिता रामशरण जी, जो एक साधारण शिक्षक थे, अपनी पूरी जमा पूंजी इस विवाह में लगा रहे थे। रचना ने उन्हें टोकना चाहा, पापा, इतने भव्य विवाह की क्या ज़रूरत है? हम सादगी से भी तो कर सकते हैं। आपके सेविंग के पैसे। रामशरण जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, तो मेरी इकलौती बेटी है, और फिर अभिनव के परिवार का समाज में एक नाम है। उन्होंने बिना किसी मांग के तुझे अपनाया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ूं। रचना को ये सुनकर गर्व हुआ कि उसके होने वाले ससुराल वाले कितने महान हैं। उन्होंने एक पैसा दहेज नहीं मांगा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि दहेज मांगने के तरीके बदल गए हैं। शादी के दिन नज़दीक थे। रचना अक्सर ऑफिस से लौटते समय नए घर के सपने देखती। उसने अपने मन में उस 2 बेडरूम वाले फ्लैट का नक्शा तैयार कर लिया था जिसे अभिनव के पिता ने अपने रिटायरमेंट की जमा पूंजी से खरीदा था। उसे लग रहा था कि वो एक ऐसी जगह जा रही है जहाँ उसे अपनी पहचान खोनी नहीं पड़ेगी। विवाह संपन्न हुआ। विदाई के वक्त रचना ने अपने उन गुलाबों को आखिरी बार देखा। उसने मोहित से कहा, इन्हें पानी देते रहना मोहित, फूल मत तोड़ना। मोहित ने वादा तो किया, पर रचना जानती थी कि उसके जाने के बाद वो आंगन फिर से उपेक्षित हो जाएगा।
शादी के दिन जब वो विदा हो रही थी तो रामशरण जी ने अभिनव का हाथ थाम कर कहा, बेटा मेरी बेटी ने कभी झुकना नहीं सीखा, इसे बस प्यार देना। अभिनव ने तब बहुत ही विनम्रता से सिर झुकाया था। शादी के बाद रचना शहर के ही एक दूसरे इलाके में अभिनव के 2 बेडरूम वाले फ्लैट में आ गई। ससुर जी ने अच्छी सेवानिवृत्ति के पैसों से इसे हाल ही में खरीदा था। ससुराल का फ्लैट इंदौर के एक पॉश इलाके में था। 2 बेडरूम, एक बड़ा हॉल और एक शानदार बालकनी। रचना को लगा कि अब उसके सपनों को पंख मिलेंगे। ससुराल आने के बाद के शुरुआती दिन किसी उत्सव से जैसे थे। सास ससुर ने रचना को बहुत प्यार दिया। उसकी 2 नंदे कोमल और प्रीति रचना के साथ सहेलियों जैसा व्यवहार करती थी। सास लगभग 55 वर्ष की थी, पर घर के काम में बिजली जैसी फुर्ती थी। लेकिन पहली ही सुबह जब वह रसोई में गई तो सासू माँ ललिता जी ने उसे रोक दिया। अरे बहू, तू क्यों परेशान हो रही है? अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी। बैठ, प्रीति चाय बना देगी। प्रीति रचना की छोटी ननद जो कॉलेज में थी, उसने चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, भाभी भैया कह रहे थे कि आप बहुत अच्छा कमाती हैं, अब तो हमारे घर के दिन फिर जाएंगे। रचना को ये बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसने हंसी में टाल दिया। रचना को लगता कि वो सचमुच भाग्यशाली है, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें उसके सामने आने लगी। बेटी तू ऑफिस जा, घर की चिंता मत कर। कोमल और प्रीति अभी कॉलेज जा रही हैं, उनकी पढ़ाई ज़रूरी है, मैं और मेहरी सब संभाल लेंगे, सासू माँ अक्सर उसे कहती। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि घर के हर छोटे बड़े खर्चे के लिए सबकी नज़रें उसी पर टिकी रहती है। महीने के आखिर में अभिनव अक्सर कहता, रचना इस बार बिजली का बिल और सोसाइटी मेंटेनेंस तुम दे दो, मेरी ईएमआई बहुत ज़्यादा जा रही है। रचना सहज मान जाती, आखिर ये उसका अपना घर था। घर की पूरी आर्थिक बागडोर अब अभिनव के हाथ में थी, क्योंकि ससुर जी ने रिटायरमेंट के सारे पैसे घर खरीदने में लगा दिए थे। एक रविवार की सुबह रचना बालकनी में खड़ी थी। बालकनी काफ़ी चौड़ी और धूप से भरी हुई थी। उसने कल्पना की कि यहाँ गमलों की एक कतार होगी जिनमें बेलें लटक रही होगी। उसने चाय का कप लिए अभिनव के पास जाकर कहा, अभिनव आज छुट्टी है, क्या हम पास वाले नर्सरी जा सकते हैं? मैं सोच रही थी कि इस बालकनी को थोड़े फूलों और पौधों से सजा दूँ, यहाँ बहुत अच्छी धूप आती है। अभिनव जो अखबार पढ़ रहा था, उसने अखबार नीचे किया। उसके चेहरे पर वैसी मुस्कुराहट नहीं थी जैसे शादी से पहले होती थी। उसने गंभीर मुद्रा में कहा, देखो रचना, अभी इन सब में खर्च करना समझदारी नहीं है। गमले, मिट्टी, पौधे और फिर उनकी देख रेख, ऊपर से हमें एक माली भी तो चाहिए होगा। घर का बजट पहले ही बहुत टाइट चल रहा है। रचना को लगा शायद वो मजाक कर रहा है। अरे अभिनव, मैं कोई बहुत महंगे विदेशी पौधे नहीं मांग रही, और देख रेख की चिंता मत करो, मैं खुद पानी दूंगी, खुद गुड़ाई करूंगी, मुझे ये काम पसंद है। अभिनव ने तल्खी से कहा, रचना तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अभी प्रीति की पढ़ाई का आखिरी साल है, फिर कोमल की शादी की चिंता है। यहाँ एक एक पैसा सोच समझ कर खर्च करना पड़ रहा है। अभी कुछ समय के लिए ये शौक छोड़ दो। रचना ने रुककर कहा, लेकिन अभिनव, मैं इसके लिए घर के पैसे नहीं मांग रही, मेरे पास अपनी सैलरी के पैसे हैं, मैं खुद खरीद लाऊंगी। अभिनव अचानक खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा स्वामित्व था। तुम अब पराई तो नहीं रचना, अपना पैसा अभी बैंक में ही रखो। शादी ब्याह के माहौल में ना जाने कब इमरजेंसी पड़ जाए, फालतू की सजावट में पैसा बर्बाद करना ठीक नहीं। रचना सन्न रह गई। उसे अपनी माँ की कही बात याद आई, अपना घर जाकर बगिया सजाना। उसे एहसास हुआ कि जिस अपने घर का सपना उसने देखा था, वहाँ उसकी एक छोटी सी इच्छा के लिए भी जगह नहीं थी। उस दिन पहली बार रचना को लगा कि वो जिस घर में है वहाँ वह एक बहू तो है, शायद एक कमाऊ सदस्य भी, लेकिन वो रचना नहीं रह गई थी जिसकी अपनी कुछ पसंद नापसंद थी। लेकिन एक रविवार रचना नर्सरी से कुछ महंगे गमले और बोगनवेलिया की बेलें ले ही आई। वो बड़ी मेहनत से बालकनी को सजा रही थी कि तभी ससुर जी वहाँ आए। ये सब क्या है बहू? मिट्टी पूरे फर्श पर फैल रही है, और फिर ये पानी बालकनी से नीचे गिरेगा तो पड़ोसी शिकायत करेंगे। पापा जी, मैं साफ़ कर दूंगी, फूलों से घर कितना अच्छा लगेगा। तभी अभिनव वहाँ पहुँचा। उसने पौधों की तरफ देखा और फिर रचना की ओर। रचना, तुमने इन पर कितने खर्च किए? ज़्यादा नहीं अभिनव, बस 3-4 हज़ार। 3-4 हज़ार? तुम्हें पता है प्रीति के ट्यूशन की फ़ीस रुकी हुई है, और तुम यहाँ मिट्टी में पैसे बर्बाद कर रही हो। अभी इन सब की ज़रूरत नहीं है, इन्हें हटाओ यहाँ से।
रचना की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार अभिनव का वो रूप देखा था जहाँ एक एक रुपए का हिसाब उसकी इच्छाओं से बड़ा था। उसने चुपचाप वे गमले पड़ोस वाली आंटी को दे दिए। उस रात वो सो नहीं पाई। उसे अपनी माँ की आवाज़ याद आ रही थी। पराया घर। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। रचना ने बालकनी की उस खाली दीवार को देखना छोड़ दिया था जहाँ वो कभी हरी बेलें देखना चाहती थी। उसने खुद को काम में झोंक दिया। वो सुबह जल्दी उठती, घर के कामों में सास का हाथ बटाती और फिर 9 बजे की बस पकड़कर दफ्तर निकल जाती। ऑफिस में अभिनव का व्यवहार सामान्य रहता, जिसे घर पर कुछ हुआ ही ना हो, पर रचना के भीतर कुछ दरक रहा था। 2 साल बीत गए। रचना एक मशीन बन गई थी। सुबह उठकर खाना बनाना, ऑफिस जाना, वहाँ 8-9 घंटे काम करना, फिर घर आकर रात का खाना बनाना। उसकी पूरी सैलरी अब अभिनव के जॉइंट अकाउंट में जाती थी। साहस का बेटी बेटी कहना अब उसे एक चाशनी में डूबे जहर जैसा लगने लगा था। एक दिन कोमल के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आया। कोमल की शादी तय हुई। लड़के वाले रईस थे। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन ससुर जी और सास के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। घर में बैठकों का दौर शुरू हुआ। ललिता जी और दीनानाथ जी हर वक्त अभिनव के कान भरते रहते थे कि इतनी बड़ी शादी कैसे होगी। एक शाम जब वो थकी हारी लौटी, उसने देखा कि सास और दोनों नंदे बैठक में बैठकर गहनों के कैटलॉग देख रही थी। आ गई बहू, ज़रा इधर आ, देख तो सही कोमल के लिए ये हार कैसा रहेगा। समधी आने वाले बड़े लोग हैं, कम से कम 10 तोले का सेट तो चाहिए ही होगा, सास ने उत्साह से कहा। रचना ने मुस्कुराने की कोशिश की। माँ जी, अभी तो रिश्ता पक्का हुआ है, गहने तो बाद में भी बन सकते हैं। ससुर जी ने चश्मा ठीक करते हुए टोका। नहीं बहू, तैयारी अभी से करनी होगी। अभिनव पर काफ़ी दबाव है, आखिर इकलौता भाई है, उसका भी तो कुछ फ़र्ज बनता है। रचना चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसे एहसास हो रहा था कि उस घर में खुशियों का पैमाना केवल लेन देन और दिखावे से तय होता है। रविवार की उस सुबह रचना जब सैर से लौटी तो उसने देखा कि बैठक में एक गुप्त चर्चा चल रही थी। देखो अभिनव, लड़का बहुत रईस है, अगर शादी धूमधाम से नहीं हुई तो हमारी नाक कट जाएगी। कम से कम 15-20 लाख का खर्च तो आएगा ही, ससुर जी ने धीमे स्वर में कहा। सास ने आह भरी। मेरे पास जो कुछ था वो तो घर लेने में लग गया, अब तुम दोनों ही कुछ कर सकते हो। अभिनव ने रचना को अंदर आते देखा तो बात पलट दी, लेकिन उस रात कमरे में उसने असली पत्ता फेंका। रचना को लगा शायद वो पुराने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगेगा, पर वहाँ तो बिसात कुछ और ही बिछी थी। रचना, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है कोमल की शादी तय हो गई है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। कोमल मेरी छोटी बहन है। कोमल का रिश्ता जहाँ तय हुआ है वे लोग शहर के बड़े रईस हैं। शादी आलीशान मैरिज हॉल में करनी होगी। हाँ अभिनव, मैं तैयार हूँ। मेरे पास जो कुछ बचत है। बचत से काम नहीं चलेगा रचना, तुम्हें अपने नौकरी पर बैंक से 20 लाख का पर्सनल लोन लेना होगा। मेरी सैलरी पर पहले से ही लोन चल रहा है, इसलिए मुझे और लोन नहीं मिलेगा। रचना के होश उड़ गए। लोन? अभिनव, 20 लाख मेरी सैलरी का एक हिस्सा पहले ही घर के राशन और बिजली के बिलों में जा रहा है। अगर मैं 20 लाख का लोन ले लूँ तो अगले 10 साल तक मेरी आधी सैलरी बैंक ले जाएगा। इसकी किस्तें चुकाने में अगले 10 साल लग जाएंगे। फिर कल को अगर इस बीच मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी या हमें अपना परिवार शुरू करना हुआ तो, या मुझे ब्रेक लेना हो तो हम क्या करेंगे? अभिनव का चेहरा अचानक कठोर हो गया। परिवार, बच्चा, तुम हमेशा अपने बारे में सोचती हो। मेरी बहन की शादी है, क्या तुम्हें मेरी और मेरे परिवार की प्रतिष्ठा की कोई चिंता नहीं है? मेरे माता पिता ने बिना दहेज के तुम्हें इस घर की बहू बनाया, क्या उसका कोई मोल नहीं है? रचना ने उसे अविश्वास से देखा। अभिनव, बिना दहेज का मतलब ये तो नहीं था कि तुम मुझे एक लोन लेने वाली मशीन की तरह इस्तेमाल करोगे। मैं नौकरी अपनी आत्मनिर्भरता के लिए कर रही हूँ, कर्ज की बेड़ियों में जकड़ने के लिए नहीं। अभिनव का चेहरा कठोर हो गया। आत्मनिर्भरता? अभिनव हंसा। इस घर में रहकर, हमारा खाकर तुम आत्मनिर्भरता की बात करती हो? वही पुरानी बातें, बच्चा, ब्रेक। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मैं हूं न कमाने के लिए, और वैसे भी मेरे माता पिता ने तुमसे शादी करते वक्त क्या एक भी पैसा मांगा था? बिना दहेज ही तुम्हें अपनाया। क्या तुम उनके सम्मान के लिए इतना भी नहीं कर सकती? क्या मैं तुम्हारे भविष्य का हिस्सा नहीं हूँ रचना? तुम बहुत स्वार्थी हो रही हो। अब जब परिवार को तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम पीछे हट रही हो। लोग सच ही कहते हैं, कामकाजी लड़कियां घमंडी हो जाती हैं।
रचना को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर तमाचा मारा हो। बिना दहेज के अपनाया, यह वाक्य उसके कानों में पिघले शीशे की तरह उतरा। उसे समझ आ गया कि जो दहेज पहले नहीं लिया गया था, उसे अब किश्तों में वसूला जा रहा है। रचना ने अभिनव की आंखों में झांका। वहाँ प्यार नहीं, सिर्फ हिसाब किताब था। रचना, अगर तुम ये लोन नहीं लेती तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें इस परिवार से कोई लगाव नहीं है, और जिसे लगाव नहीं उसे यहाँ रहने का भी कोई हक नहीं। रचना उस रात सो नहीं सकी। उसे समझ आ गया था कि जिस प्रेम और आधुनिक सोच के दावे अभिनव ने किए थे, वे सब महज एक व्यापारिक रणनीति थी। उसे कमाऊ बहू के रूप में इसलिए चुना गया था ताकि समय आने पर उसकी कमाई को भुनाया जा सके। दूसरे दिन नाश्ते की मेज पर सन्नाटा था। ससुर जी अखबार के पीछे छिपे थे और सास लगातार अपनी माला जप रही थी। नाश्ते के बाद अभिनव ने उसे कमरे में बुलाया। रचना, तुमने कल रात के प्रस्ताव पर क्या सोचा? लोन के कागजात तैयार हैं, बस तुम्हारे साइन चाहिए। रचना ने गहरी सांस ली। उसने रात भर खुद को तैयार किया था। रचना ने अपना फैसला सुना दिया। मैं लोन नहीं लूँगी अभिनव, ये गलत है। हम अपनी हैसियत के हिसाब से शादी कर सकते हैं। मैं इस घर की ज़रूरतों के लिए अपनी पूरी सैलरी देने को तैयार हूँ, पर मैं लोन नहीं लूँगी। कर्ज के बोझ तले दबकर मैं अपनी आज़ादी नहीं बेचना चाहती। बहनों की शादी उनकी क्षमता के अनुसार भी हो सकती है। दिखावे के लिए कर्ज लेना समझदारी नहीं है। अभिनव का धैर्य जवाब दे गया। उसने मेज पर हाथ पटका। क्षमता? मेरी बहन की क्षमता तुम तय करोगी? तुम इस घर में सिर्फ एक बहू बनकर आई थी। मालकिन बनने की कोशिश मत करो। अगर तुम मेरी और मेरे परिवार की मुश्किल समय में मदद नहीं कर सकती तो तुम्हारा इस घर में क्या काम? काम? अभिनव, क्या मेरा वजूद सिर्फ एटीएम मशीन की तरह है? रचना की आवाज़ कांप रही थी। ज़्यादा दार्शनिक बातें मत करो। सीधे सीधे बताओ, लोन लोगी या नहीं? नहीं, रचना ने स्पष्ट कहा। तो फिर ठीक है। जिसे परिवार की फिक्र नहीं, उसे परिवार के साथ रहने का कोई हक नहीं। तुम इस परिवार का हिस्सा कहलाने लायक ही नहीं हो। तुम अभी इसी वक्त यहाँ से जा सकती हो। वो बहस सास ससुर तक पहुँची। ससुर जी ने गरज कर कहा, ऐसी बहू का क्या फ़ायदा जो मुश्किल वक्त में काम ना आए। हमारी मर्यादा तो तुम धूल में मिलाना चाहती हो। अगर तुम हमारे काम नहीं आ सकती तो ये रिश्ता रखने का क्या फ़ायदा? सास ने रोने का नाटक शुरू किया। हाय, ऐसी लड़की बहू बनकर आई जो अपने ही घर को पराया समझती है। हमें क्या पता था कि बहू अपनी कमाई को अपनी ही समझेगी। हमने तो इसे बेटी माना था। अभिनव ने रचना का सूटकेस बाहर रख दिया। जाओ अपने माँ बाप के पास, जब अकल आ जाए तभी वापस आना। रचना ने उम्मीद भरी नज़रों से हॉल की तरफ देखा जहाँ सास ससुर बैठे थे। उसे लगा शायद वे अभिनव को टोकेंगी, पर वे बुद्ध बने बैठे रहे। सासू माँ की उंगलियां माला पर तेजी से चलने लगी, पर जबान नहीं खुली। ससुर जी ने अखबार के पन्ने पलटने की आवाज़ की, पर नज़र नहीं मिलाई। रचना समझ गई, ये अभिनव का गुस्सा नहीं, पूरे परिवार का सामूहिक निर्णय था। उसने बिना एक आंसू बहाए अपने सूटकेस निकाला। वो 2 साल पहले जो गहने और कपड़े लेकर आई थी उन्हें समेटा। वह घर जिसे उसने अपना समझने की भूल की थी, अब उसे एक सराय जैसा लग रहा था। वो सुनसान सड़क पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी आग थी जो बरसों की गुलामी के बाद जलती थी। उसने टैक्सी बुलाई और अपने मायके की ओर चल पड़ी। जब वो टैक्सी में बैठ रही थी तो उसने एक बार पीछे मुड़कर उस बड़ी बालकनी को देखा। वहाँ आज भी कोई फूल नहीं था, सिर्फ धूल जमा थी। उसने मन ही मन कहा, अब मेरा फूल खिलेगा, पर मेरी अपनी ज़मीन पर। टैक्सी जब उसके मायके पहुंची तो शाम ढल चुकी थी। माता पिता ने जब उसे सूटकेस के साथ देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। रचना ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी, लेकिन मायके पहुंचकर उसे एक और कड़वा सच मिला। माँ और पिता ने उसे गले तो लगाया, पर उनकी बातों में वापस चले जाने का दबाव साफ था। रामशरण जी का सिर झुक गया। बेटी, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। दामाद जी गुस्सा है, मान जाएंगे। तू लोन ले लेती तो क्या बिगड़ जाता? आखिर तेरा ही घर है। बेटी, समाज क्या कहेगा? लोग कहेंगे कि लड़की ही एडजस्ट नहीं कर पाई, और फिर मोहित की शादी हो चुकी है, बहू आ गई है, घर अब पहले जैसा नहीं रहा। रचना ने देखा कि उसकी माँ, जो कभी उसके लिए दुनिया से लड़ जाती है, आज रसोई में खड़ी अपनी बहू की तरफ
आशंकित नज़रों से देख रही थी। भाई मोहित ने औपचारिक सांत्वना तो दी, पर उसकी आंखों में अपनी निष्ठा छिन जाने का डर साफ झलक रहा था। रात को रचना को वही पुराना सोफ़ा मिला। उसका पुराना कमरा अब भाभी का था। वो अपने ही घर में एक अतिथि बनकर गई थी, जिसकी वापसी की किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। वो गुलाब का पौधा सूख चुका था। मोहित ने उसे पानी नहीं दिया। रचना को उस रात एक सत्य समझ में आया। स्त्री का कोई घर नहीं होता। पिता का घर भाई का हो जाता है और पति का घर दहेज या स्वार्थ की भेंट चढ़ जाता है। उस रात रचना ने एक डायरी में लिखा, आज से मेरा कोई घर नहीं है और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अब मैं अपना घर बनाऊंगी जो ईंटों से नहीं स्वाभिमान से खड़ा होगा। अगले दिन जब रचना ऑफिस पहुंची तो उसे पता चला कि अभिनव ने पहले ही वहां अफवाहें फैला दी थी। कैंटीन में लोग उसे देखकर कानाफूसी कर रहे थे। उसके सीनियर मिस्टर खन्ना ने उसे कैबिन में बुलाया। रचना, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा है उसका असर काम पर नहीं पड़ना चाहिए। अभिनव काफ़ी परेशान दिख रहे थे। रचना ने शांत भाव से उनकी आंखों में देखा। सर, अभिनव परेशान नहीं है, वे क्रोधित हैं क्योंकि उनकी योजना विफल हो गई। और जहाँ तक काम का सवाल है, मेरा पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए। अगले ही दिन उसने फैसला किया कि वो अपने तबादले की अपने बॉस मिस्टर मेहरा से बात करेगी। ऑफिस पहुंचकर उसने सीधे मिस्टर मेहरा से आग्रह किया, सर, मुझे इंदौर की दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र चाहिए। यहाँ रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। उसकी मेहनत और रिकॉर्ड को देखते हुए ट्रांसफ़र मिल गया। जब रचना ने अपने पिता के घर की दहलीज छोड़ी तो उसके कान अपने पिता के उन शब्दों से गूंज रहे थे, बेटी, समाज क्या कहेगा। उसने मुड़कर देखा। माँ खिड़की के पीछे खड़ी आंसू पोंछ रही थी और भाई मोहित हाथ में मोबाइल लिए कहीं और देख रहा था। रचना को समझ आ गया था कि इस दुनिया में हर रिश्ता सुविधा और ज़रूरत की डोर से बंधा है। जिस दिन आप किसी की सुविधा के आड़े आने लगते हैं, आप पराये हो जाते हैं। उसने एक छोटा सा किराए का फ्लैट लिया। अकेले रहना आसान नहीं था, लेकिन रचना के लिए ये आज़ादी की पहली सांस थी। रचना ने उस रात घर की बालकनी में खड़े होकर शहर की रोशनियों को देखा। उसने मन ही मन खुद से वादा किया, रचना, अब तू कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी, ना प्यार के लिए ना छत के लिए। समाज की नज़रें, अकेलेपन का डंक और आर्थिक चुनौतियाँ, पर उसने हार नहीं मानी। मैं कल से ज़्यादा मेहनत करूँगी। रचना ने सचमुच खुद को काम में झोंक दिया। उसने अपनी टीम लीडर की भूमिका इतनी बखूबी निभाई कि कंपनी ने उसे एक विशेष प्रोजेक्ट के लिए बोनस देने की घोषणा की। एक शाम वो बैंक के पास से गुजर रही थी। उसने अंदर जाकर मैनेजर से मुलाकात की। मुझे एक होम लोन चाहिए, पर इस बार ये किसी और की खुशी के लिए नहीं, मेरे अपने वजूद के लिए है। मैनेजर ने उसके कागजात देखे। मिस रचना, आपकी सैलरी अच्छी है, पर अकेले लोन लेना और वो भी इतना बड़ा अमाउंट, क्या आप इसे मैनेज कर पाएंगी? रचना ने दृढ़ता से कहा, मैंने दूसरों के लिए जोखिम उठाने की हिम्मत दिखाई थी, क्या मैं खुद के लिए 25 लाख का जोखिम नहीं उठा सकती? मैं अपनी हर सुख सुविधा काट दूंगी, पर अपनी छत जरूर बनाऊंगी। उसने बैंक से बात की। जिस लोन को वो अभिनव की बहन के लिए लेने के लिए मना कर रही थी, वही लोन उसने अपने घर के लिए लिया। उसने शहर के बाहरी इलाके में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में 1 BHK फ्लैट बुक किया। हर महीने जब वो किस्त भरती तो उसे लगता जैसे वो अपनी आज़ादी की एक एक ईंट रख रही थी। अगले 2 साल रचना के लिए एक तपस्या की तरह थे। ना कोई शौक, उसका एक ही लक्ष्य था, अपनी छत। उसने नया आभूषण नहीं खरीदा कि वो ब्रांडेड कपड़ों के बजाय साधारण कुर्तियों में ऑफिस जाती और छुट्टी के दिन वह नर्सरी जाकर पौधों के बारे में पढ़ती। एक दिन जब फ्लैट का काम पूरा हुआ तो वहाँ अकेले गई। धूल भरी फर्श, अधूरी खिड़कियाँ, लेकिन वो उसे ताजमहल से भी सुंदर लग रहा था। उसने एक बढ़ई को बुलाया और उसे एक डिज़ाइन दिया। मैडम, इस नेम प्लेट पर क्या लिखूं? बढ़ई ने पूछा। नहीं, रचना की आवाज़ में एक गूंज थी। लिखो, ये घर मेरा है। घर के दरवाजे पर पीतल की एक नेम प्लेट लगवाई और जिस पर लिखा था, अस्तित्व। बढ़ई ने उसे हैरानी से देखा। अकेला नाम? किसी पति या पिता का नाम नहीं? नहीं, ये इस घर सिर्फ मेरा है और इसका अस्तित्व मेरे संकल्प से है। जब उसे फ्लैट की चाबी मिली तो उसकी आंखों में जीत के आंसू थे। उसने गृह प्रवेश के लिए पंडित जी को बुलाया। वह स्त्री जिसने संकल्प लिया था कि वो अब कभी किसी की दया पर नहीं जिएगी, उसने अपने नए घर की बालकनी को वैसे ही सजाया जैसे वो चाहती थी। वहाँ अब गुलाब के 5 अलग अलग
रंग खिलते थे। गृह प्रवेश की तारीख तय हुई। रचना ने फैसला किया कि वो किसी को भी दया दिखाने का मौका नहीं देगी। उसी दौरान उसने अपना फेसबुक अकाउंट फिर से सक्रिय किया। वहाँ उसे अपनी कॉलेज की एक सबसे करीबी सहेली अवंतिका का मैसेज मिला। उसने फेसबुक पर अपनी एक फ़ोटो डाली अपने घर की चाबियों के साथ। तभी उसे अवंतिका का मैसेज आया। अवंतिका उसकी कॉलेज की सबसे अच्छी सहेली। अवंतिका अमेरिका चली गई थी और सालों से कोई संपर्क नहीं था। अवंतिका की कहानी भी दर्दनाक थी। रचना और अवंतिका की चैट पर लंबी बातें हुई। रचना, मैं भारत आ गई हूँ। तुम इंदौर में हो और तुमने अपना घर ले लिया। मुझे तुमसे मिलना है। मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हूँ। दोनों एक कैफ़े में मिली। अवंतिका का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। अवंतिका, तुम अमेरिका से कब लौटी और अभय कहाँ है? अवंतिका फफक कर रो पड़ी। रचना, मैं उस नर्क को और नहीं झेल सकती। अभय, वो तो बस मेरी कमाई और मेरे शरीर को इस्तेमाल करता था। वहाँ की चमक धमक में वो मुझे भूल गया। हर दिन नई औरतें, हर रात शराब। जब मैंने विरोध किया तो उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरा तलाक हो गया है। रचना ने उसका हाथ थाम लिया। दुखी मत हो अवंतिका, हम औरतें अक्सर गलत इंसान को अपना घर समझ लेती हैं। अवंतिका ने आंसू पोंछे। पर रचना, अब मुझे सहारा मिला है। यहाँ मुझे एक इंसान मिला है, शेखर। वो बहुत समझदार है, वो बहुत नेक है। उसने मुझे समझा है। वो कहता है कि वह भी अपनी पत्नी के व्यवहार से दुखी होकर अकेला रह रहा है। उसने मुझे अपनी कंपनी में नौकरी भी दिलवाई है और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। अवंतिका ने उत्साह से बताया। रचना को कुछ अजीब लगा। शेखर, पत्नी का व्यवहार, अकेला, ये सब उसे सुना सुना सा लग रहा था। अवंतिका, क्या तुमने उसे करीब से देखा है? उसकी पृष्ठभूमि जांची है? हाँ रचना, वो बहुत सभ्य है। उसने तो मुझसे दहेज की बात भी नहीं की। बस कहता है कि हम दोनों मिलकर अपना भविष्य बनाएंगे। रचना ने मुस्कुराकर उसे बधाई दी और अपने गृह प्रवेश पर आमंत्रित किया। ठीक है अवंतिका, मेरे गृह प्रवेश पर तुम ज़रूर आना और अपने शेखर को भी साथ लाना। मैं भी तो देखूं कौन है वो खुशकिस्मत। गृह प्रवेश का दिन। गृह प्रवेश के दिन रचना ने कुछ खास लोगों को बुलाया था। रचना का छोटा सा फ्लैट फूलों से महक रहा था। उसने बालकनी में गुलाब, मोगरा और रात की रानी के ढेरों गमले सजाए थे। वही पौधे जिन्हें फालतू कहा था, आज उसकी जीत के गवाह थे। पंडित जी ने हवन शुरू किया। धुआं उठ रहा था, मंत्रों की गूंज थी। रचना अकेले आहुति दे रही थी। उपस्थित सहकर्मी उसे विस्मय से देख रहे थे। नियत दिन पर अवंतिका पहुंची। वो बहुत खुश थी लेकिन अकेली थी। रचना, मुबारक हो, घर बहुत सुंदर है। थैंक यू अवंतिका। पर जब उसने रचना के घर की नेम प्लेट पढ़ी तो वो ठिठक गई। अस्तित्व? ये क्या है रचना? रचना ने मुस्कुराकर कहा, अंदर आओ सखी, ये एक लंबी लड़ाई का नाम है। पर तुम्हारे शेखर कहाँ हैं? अवंतिका ने शर्माते हुए कहा, वे बस नीचे पार्किंग में कार खड़ी कर रहे हैं। वे बहुत संकोची हैं, कह रहे थे कि तुम्हारी सहेली कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दे। मेहमानों का आना जाना लगा था। रचना ने गौर किया कि अवंतिका बार बार फ़ोन देख रही थी। शेखर बस पार्किंग में है, वो आ रहा है, अवंतिका ने कहा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अवंतिका दौड़ी और दरवाज़ा खोला। आओ शेखर, मिलो मेरी सबसे प्यारी सहेली से। अवंतिका एक हाथ से एक पुरुष का हाथ थामे अंदर आई। उसने जैसे ही लिविंग रूम में कदम रखा, उसके चेहरे का खून सफ़ेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े की तरह लग रही थी। अभिनव ने अवंतिका का हाथ झटक दिया और पीछे हटने लगा। रचना के हाथ से आहुति की थाली गिरते गिरते बची। पंडित जी रुक गए। हवा में जैसे बर्फ जम गई हो। सामने अभिनव खड़ा था। वही चेहरा, वही बनावटी मुस्कान जो पल भर में फीकी पड़ गई। अभिनव की आंखों में खौफ तैरने लगा। वो पीछे हटने लगा। शेखर, क्या हुआ? अवंतिका ने हैरान होकर पूछा। रचना ने अपनी आंखों की पूरी ज्वाला समेटकर अभिनव की ओर देखा। तो मिस्टर अभिनव, यहाँ भी वही पुराना खेल, शेखर बनकर किसी और लड़की को लूटने की तैयारी? अवंतिका हक्की बक्की दोनों को देख रही थी। रचना, तुम इसे जानती हो? जानती ही नहीं अवंतिका,
ये तो मेरी कहानी का मुख्य विलन है। अवंतिका, ये तुम्हारे शेखर नहीं है, ये मेरा पूर्व पति अभिनव है, जिसने मुझे घर से इसलिए निकाला था क्योंकि मैंने इसके लालच की किस्तें भरने से मना कर दिया था। रचना अपनी जगह से उठी। उसकी आवाज़ शांत थी पर उसमें ज्वालामुखी जैसी गर्मी थी। अवंतिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? ये कैसे हो सकता है? अभिनव ने तो कहा था कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर भाग गई और सारे पैसे ले गई। रचना हंसी, एक तीखी कड़वी हंसी। पैसे तो नहीं ले गई थी अवंतिका, पर हाँ, अपना स्वाभिमान साथ ले आई थी। और देखो अभिनव, तुमने कहा था कि इस घर में मेरी जगह नहीं है। आज देखो, मैं अपने घर में खड़ी हूँ, जिसे मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। और तुम अभी भी शिकार ढूंढ रहे हो? अवंतिका ने अभिनव की ओर देखा, जिसकी नज़रें ज़मीन में धंसी थी। वही अभिनव जो कल तक अवंतिका को स्त्री विमर्श और समानता के लेक्चर दे रहा था, आज एक अपराधी की तरह खड़ा था। अवंतिका का भ्रम टूट गया। उसने महसूस किया कि अभिनव ने उसे इसलिए नहीं चुना था क्योंकि वो उससे प्यार करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो विदेश से आई थी और उसके पास अच्छी सेविंग्स थी। अभिनव ने भागने का प्रयास किया पर रचना ने उसे रोक दिया। रुको अभिनव, भागो मत। आज इस हवन की अग्नि के सामने सच का सामना करो। अवंतिका, ये इंसान तुम्हें नौकरी इसलिए नहीं दिला रहा था कि वो तुम्हारा भला चाहता है। ये तुम्हें अपनी कंपनी में फंसाकर तुम्हारी क्रेडिट लिमिट और तुम्हारी सेविंग्स पर डाका डालना चाहता है, जैसा इसने मेरे साथ किया। अवंतिका ने अभिनव की ओर देखा। अभिनव की नज़रें नीची थी। उसका झूठ पकड़ा जा चुका था। अवंतिका ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने अपनी सगाई की अंगूठी उतारी और अभिनव के चेहरे पर दे मारी। घिन आती है मुझे तुम पर। रचना ने सही कहा था, तुम एक कायर लुटेरे हो। अभिनव बिना कुछ कहे सिर झुकाए अपमानित होकर वहाँ से भाग निकला। धन्यवाद रचना, आज तुमने मुझे एक और नरक में गिरने से बचा लिया। हवन कुंड की अग्नि शांत हो चुकी थी। सब मेहमान जा चुके थे। सिर्फ रचना और अवंतिका बालकनी में बैठी थी। सामने शहर की लाइटें चमक रही थी। रचना, तुमने मुझे बचा लिया। मैं फिर से उसी जाल में फंसने जा रही थी, अवंतिका ने रोते हुए कहा। रचना ने उसे गले से लगा लिया। अवंतिका, अब रोना बंद करो। हम औरतें तब तक हारती हैं जब तक हम सहारा ढूंढती हैं। जिस दिन हम खुद का स्तंभ बन जाती हैं, दुनिया की कोई ताकत हमें गिरा नहीं सकती। रात हो चुकी थी। दोनों सखियां बालकनी में बैठी थी। रचना ने अंततः वहां अपनी पसंदीदा कृष्ण कमल की बेल और गुलाब के कुछ गमले लगा दिए थे। अब क्या करोगी रचना? अवंतिका ने पूछा। रचना ने खिलते हुए गुलाब को छुआ। अब मैं इस कहानी को ख़त्म नहीं शुरू करूँगी। मैं सोशल मीडिया पर आत्मसम्मान नाम से एक अभियान चलाऊँगी। मैं उन सभी लड़कियों को आगाह करूँगी जो शिक्षित दहेज का शिकार हो रही हैं। मैं उन्हें बताऊँगी कि अपना घर ईंट पत्थर से नहीं, अपने स्वाभिमान से बनता है। अवंतिका ने रचना का हाथ थाम लिया। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम अपनी बगिया खुद सजाएंगे। अवंतिका, ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये हर उस लड़की की जीत है जो अपनी कमाई का अधिकार मांगती है। अभिनव के भाग जाने के बाद अवंतिका रचना के पास ही रुक गई। वो टूट चुकी थी, लेकिन रचना की आंखों में एक नई चमक थी। उस रात रचना सोई नहीं। उसने अपना लैपटॉप खोला और एक ब्लॉग पोस्ट लिखना शुरू किया। शीर्षक था, शिक्षित दहेज, जब आपकी डिग्री और सैलरी ही आपकी बेड़िया बन जाए। उसने बिना किसी हिचक के अभिनव का नाम, उसकी कंपनी का नाम और उसके द्वारा अपनाए गए इमोशनल ब्लैकमेल के तरीक़ों का विस्तार से वर्णन किया। उसने लिखा, दहेज सिर्फ वो नहीं जो शादी के मंडप में मांगा जाए। दहेज वह भी है जो हर महीने आपकी सैलरी स्लिप के रूप में वसूला जाता है। अगर आप अपने घर के लिए लोन नहीं ले सकती तो आप स्वार्थी हैं, और अगर आप ले लेती हैं तो आप बंधुआ हैं। सुबह होते होते वह पोस्ट वायरल हो गई। हजारों महिलाओं ने उसे शेयर किया। रचना का फ़ोन बजने लगा। अनजान नंबरों से मैसेज आने लगे। कोई उसे हिम्मती कह रहा था तो कोई पूछ रहा था कि आगे क्या करना है। अवंतिका ने कॉफ़ी का मग उसे पकड़ाते हुए कहा, रचना, तुमने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। अभिनव और उसका परिवार शांत नहीं बैठेगा। रचना ने मुस्कुराकर कहा, अवंतिका,
जब तक आप सहते हैं आप अकेले होते हैं, और जब आप बोलते हैं तो आप एक कारवां बन जाते हैं। देखो कितनी ही रचना आज अपनी चुप्पी तोड़ रही हैं। उधर अभिनव के घर में कोहराम मचा था। रचना के ब्लॉग ने उसकी कंपनी की इमेज खराब कर दी थी। उसके बॉस ने उसे कैबिन में बुलाया और कड़ी फटकार लगाई। अभिनव, तुम्हारी पर्सनल लाइफ की वजह से क्लाइंट्स हमारे एथिक्स पर सवाल उठा रहे हैं। जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तुम सस्पेंड रहोगे, बॉस ने ठंडे स्वर में कहा। अभिनव गुस्से में पागल होकर घर पहुंचा। अभिनव के माता पिता भी डरे हुए थे। मैंने कहा था ना अभिनव, उस लड़की को हल्के में मत लो। देखो, उसने पूरे शहर में हमारी बदनामी कर दी, ललिता जी रोते हुए बोली। अभिनव ने मुक्का मेज पर मारा। वो अपने आप को बहुत बड़ी स्वाभिमानी समझती है ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ। मैं उस पर मानहानि का केस करूँगा और उस फ्लैट को हड़पने की कोशिश करूँगा जो उसने मेरी पत्नी रहते हुए खरीदा था। कानूनी रूप से उस पर मेरा भी हक है। अभिनव ने अपने वकील दोस्त के साथ मिलकर रचना को लीगल नोटिस भेज दिया, जिसमें उसे झूठी अफवाह फैलाने के लिए माफ़ी मांगने या 40 लाख का हर्जाना देने को कहा गया। रचना नोटिस देकर घबराई नहीं, पर उसे एक अच्छे वकील की ज़रूरत थी। तभी अवंतिका ने उसे अपने एक दूर के रिश्तेदार अद्वैत के बारे में बताया। अद्वैत एक शांत स्वभाव का था, पर बेहद तेज तर्रार वकील था। जब रचना उससे मिलने उसके चेंबर पहुंची तो उसने देखा कि अद्वैत की मेज पर भी ढेर सारे पौधे रखे थे। तो आप ही हैं मिस रचना? अद्वैत ने चश्मा ठीक करते हुए पूछा। जी, और मैं झुकने वाली नहीं हूँ, रचना ने दृढ़ता से कहा। अद्वैत मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में एक ईमानदारी थी जो रचना ने सालों से किसी पुरुष में नहीं देखी थी। मुझे आपकी लड़ाई पसंद आई। अभिनव का नोटिस कानूनन कमज़ोर है। वो आपके फ्लैट पर दावा नहीं कर सकता क्योंकि आपने वो अलग होने के बाद अपनी मेहनत से ख़रीदा है। पर हमें सिर्फ बचाव नहीं करना, हमें आक्रमण करना है। अगले कुछ हफ्तों में रचना और अद्वैत की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ गया। अद्वैत ने रचना को केवल कानूनी सलाह ही नहीं दी, बल्कि उसे मानसिक रूप से भी मजबूत किया। एक शाम कोर्ट से लौटते समय अद्वैत ने कहा, रचना तुम जानती हो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? तुम फूलों से प्यार करती हो पर कांटों से डरती नहीं हो। ज़्यादातर लोग कांटों के डर से फूल ही नहीं उगाते। रचना ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि सहारा और साझेदारी में क्या अंतर होता है। अभिनव ने उसे दबाना चाहा था। अद्वैत उसे ऊपर उठते देखना चाहता था। कोर्ट रूम खचाखच भरा था। अभिनव के वकील ने दलील दी कि रचना एक विद्रोही पत्नी है जिसने परिवार को तोड़ा। लेकिन जब रचना गवाह के कटघरे में खड़ी हुई तो उसने अपनी सैलरी स्लिप्स, अभिनव के जॉइंट्स अकाउंट्स के स्टेटमेंट और वे मैसेज दिखाए जिसमें अभिनव ने उसे लोन लेने के लिए धमकाया था। अद्वैत ने अपनी अंतिम दलील दी। जनाब, ये मामला सिर्फ पति पत्नी के झगड़े का नहीं है, यह इकोनॉमिक एब्यूज़, आर्थिक शोषण का मामला है। क्या एक कामकाजी महिला का अधिकार उसकी कमाई पर नहीं है? क्या वो महज एक होम लोन एलिजिबिलिटी है? अगर रचना आज हारती है तो हजारों लड़कियां अपने करियर को अपनी गुलामी का रास्ता समझने लगेंगी। जज ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अभिनव का मानहानि का केस खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि पति का पत्नी की निजी संपत्ति पर तब तक कोई अधिकार नहीं जब तक वह उसमें निवेश न करे। साथ ही अभिनव को रचना का वो सारा पैसा लौटाने का आदेश दिया गया जो उसने शादी के शुरुआती सालों में घर के खर्चों के नाम पर रचना से लिया था। कोर्ट के बाहर मीडिया खड़ी थी। रचना बाहर निकली तो हजारों महिलाओं ने तालियों से उसका स्वागत किया। वह अब महज एक पीड़ित नहीं, एक आइकॉन बन चुकी थी। रचना ने कोर्ट से मिले पैसों और अपनी बचत से एक एनजीओ शुरू किया, आत्मसम्मान फाउंडेशन। यह संस्था उन महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और कानूनी मदद देती है जो आर्थिक हिंसा का शिकार है। उसने अपने उसी फ्लैट की बालकनी में अद्वैत और अवंतिका के साथ चाय पीते हुए कहा, अवंतिका, आज मेरा घर सचमुच मेरा है क्योंकि आज यहाँ डर की कोई जगह नहीं है। अवंतिका ने मुस्कुराकर अद्वैत की ओर देखा। और अब तो इस घर में आने वाले मेहमान भी काफ़ी खास हो गए हैं, क्यों रचना? अद्वैत ने एक छोटा सा गमला रचना को भेंट किया।
उसमें एक सफ़ेद गुलाब की कलम लगी थी। ये क्या है अद्वैत? रचना ने पूछा। ये शांति और नई शुरुआत का प्रतीक है। तुमने बहुत जंग लड़ ली रचना, अब थोड़ा खिलने का वक्त है, अद्वैत ने धीमे स्वर में कहा। रचना ने उस पौधे को अपनी बालकनी के सबसे ऊंचे स्थान पर रखा। उसने खिड़की से बाहर देखा। सूरज ढल रहा था पर आसमान में लाली छाई थी। उसे याद आया कि कैसे बचपन में वह फूलों के टूटने पर रोती थी। आज उसे समझ आया कि अगर जड़ें मजबूत हो तो एक फूल के टूटने से जीवन खत्म नहीं होता। पौधा फिर से खिलता है और वो पहले से कहीं ज़्यादा खुशबू बिखेरता है। उसके घर के बाहर लगी नेम प्लेट अब केवल एक पत्थर का टुकड़ा नहीं थी, वो आने वाले पीढ़ियों के लिए एक मिसाल थी। उसने बालकनी में लगे गुलाब के फूल को देखा। वो पूरी तरह खिला हुआ था। उसकी सुगंध हवा में तैर रही थी। रचना ने उसे तोड़ा नहीं, उसने उसे पौधे पर ही रहने दिया, क्योंकि अब वो जानती थी कि उसकी असली सुंदरता अधिकार में नहीं, अस्तित्व के सम्मान में है। रचना अब अकेली नहीं थी, उसके पास उसकी अपनी छत थी, अपना आसमान था और सबसे बढ़कर अपना स्वाभिमान था। उसने साबित कर दिया था कि एक स्त्री जब संकल्प ले लेती है तो वो शून्य से भी ब्रह्मांड रच सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।